हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था, नर जनन तंत्र को देखा था, ठीक है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझना। मैंने आपको बताया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस इंपॉर्टेंट है, और अब हम ये देखते हैं कि मादा जनन तंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा ये चैप्टर है, ठीक है भाई। तो चैप्टर तो वही है हमारा, मानव का जनन तंत्र, और हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था, एक नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र की जब भी हम बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो प्राथमिक अंग होता है, प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जननांग होते हैं, वो होते हैं अंडाशय, जिसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है भाई। और जो सहायक जननांग है, असेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं भाई अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग और सहायक ग्रंथि और स्तन ग्रंथि, ठीक है। तो ये तो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है जिसको हम ओवेरी कहते हैं, और ये हमारा सेकंड ऑर्गन है जिनको हम अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, सहायक ग्रंथि और स्तन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई। जिस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, उसी प्रकार हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात कर रहे हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, जो प्राथमिक जननांग होता है, वह अंडाशय होता है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो हम डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो अंडाशय से पूछा जाता है केवल। जैसे वहां पर टेस्टिस से पूछा जाता था, उसी प्रकार फीमेल में ओवरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके इस चैप्टर में ये दो ही संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टेस्टिस और एक ओवरी। तो हम आज ओवरी के बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो देखिए ओवरी क्या है। अंडाशय जो होता है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इसकी एक संरचना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे उनको मैं बनाता हुआ जाऊंगा। देखिए अंडाशय की संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि फीमेल में दो अंडाशय होते हैं। फीमेल में दो अंडाशय होते हैं जो बादाम की आकृति के होते हैं। बात समझना। हाँ, ये जो अंडाशय होते हैं वो दो होते हैं जिनकी आकृति कैसी होती है, बादाम शेप आकृति होती है। और इसकी मोटाई की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 1.5 से 3 सेंटीमीटर, 1.5 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और मोटाई होती है 8 mm, माइक्रोमीटर। तो हमारी जो बात चल रही है वो अंडाशय के बारे में चल रही है। अंडाशय के बारे में आपको मुख्य रूप से कुछ पॉइंट लिखने हैं। वो क्या लिखने हैं कि दो अंडाशय होते हैं जो बादाम शेप के होते हैं, और इन
ये 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे और वो चौड़े और 8 mm मोटे होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। ठीक है, अंडाशय जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो आउटर पार्ट जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और एक इनर पार्ट जिसको हम मेडुला कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉर्टेक्स और मेडुला आपस में मिलकर एक भाग बनाते हैं जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब जो आपको ये कवरिंग मैं आपको बताऊं, ऐसे ये पूरी जो कवरिंग मैंने यहां पर बनाई है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। अब आप समझते हुए चलना है इसको ना। देखिए, आपको ये कहना है कि भाई मादा में दो अंडाशय बादाम की आकृति के होते हैं और 1.5 से 3 सेंटीमीटर लंबे, 8 mm चौड़े मोटे होते हैं और इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। और कॉर्टेक्स और मेडुला जो संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं वो भाग स्ट्रोमा कहलाता है। इस स्ट्रोमा में ये जो स्ट्रोमा भाग है इसमें क्या होते हैं? रुधिर वाहिनी, पेशी और ऊतक कोशिकाएं। बात समझो कि ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं, फॉलिकल होती हैं, ठीक है, पेशी तंतु होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है इसी में पूरी चीज इंक्लूड होती है अंडाशय की। मोस्ट वन ब्लड वेसल्स, पेशी तंतु और ऊतक कोशिकाएं स्ट्रोमा में। मैं आपको ये मोस्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये हर पॉइंट आपको नोट्सों में मिल जाएंगे, वो आपको लिखने हैं। ठीक है भाई। फिर आपको यहां पर बताना है, अब हम अपने मुख्य संरचना पे चलते हैं। ये तो इसकी कुछ बेसिक बात हुई। बेसिक बात में दो बादाम शेप के दो अंडाशय, लंबाई चौड़ाई, दो भाग कॉर्टेक्स और मेडुला को स्ट्रोमा बोलते हैं और स्ट्रोमा में रुधिर वाहिनी, पेशी तंतु और ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर आपको मुख्य बात समझनी, जो जरा ध्यान से समझना। आप एक बार इसका अगर आप सिस्टम समझ गए तो आपको चारों अगले जो चैप्टर हैं उनमें भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस फंडे को समझना। आज देखो, जब गर्भावस्था में किसी गर्भ होती है, मतलब फीमेल शिशु होता है ना, तो गर्भावस्था की बात चल रही है। गर्भावस्था में किसी फीमेल शिशु की अंडाशय के अंदर ये फॉलिकल का निर्माण होता है। फॉलिकल को हम ऊतक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक कोशिका। ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई एक फीमेल थी जो अभी मां के गर्भ में है, तो उस समय उसके ओवेरी में इन ऊतक कोशिकाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। सेल्स होती हैं, प्राइमोर्डियल सेल्स होती हैं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं, अर्ध जनन कोशिकाएं, उनसे ऊतक कोशिकाएं बनती हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। तो ये जो ऊतक कोशिकाएं बनती हैं फॉलिकल, तो एट बर्थ जब इसका जन्म होता है तो लगभग उसके बॉडी में 2 से 4 लाख फॉलिकल होती है। जब इस शिशु का जन्म हुआ, फीमेल शिशु का, तो उसके बॉडी में एट बर्थ 2 से 4 लाख फॉलिकल होती है। अब जैसे जैसे वो प्यूबर्टी तक आती है, देखो अब इनका जो निर्माण है ना वो रुक जाता है। इनका निर्माण केवल गर्भावस्था में होता है, जन्म के बाद नहीं होता। जन्म के बाद क्या होता है कि जब तक इसकी एज 12 से 13 साल नहीं हो जाती, प्यूबर्टी टाइम है ना, मैच्योर अवस्था का, तो उस समय तक
ये जो फॉलिकल है वो मात्र 350 से 450 रह जाती है। बात को ध्यानपूर्वक समझो। इस शिशु के अंदर जन्म के समय लगभग 4 लाख फॉलिकल थी, लेकिन जब तक ये प्यूबर्टी एज में आई, मैच्योर अवस्था में आई, तब तक इनका विलोपन होता गया और लास्ट में कितनी बचती है? मात्र 350 से 450 फॉलिकल बचती है। ये फॉलिकल, ठीक है। अब ये फॉलिकल क्या करती हैं, ध्यानपूर्वक आप समझना कि एक फॉलिकल हर महीने परिपक्व होती है प्यूबर्टी एज के बाद। मैं ये कहूं 13 साल के बाद, ठीक है। 13 साल के बाद जो फीमेल होती है उसके अंडाशय में एक फॉलिकल प्रत्येक महीने अपने आकार में वृद्धि करती है, अपने अंदर चेंजमेंट करती है और एक ओवम का निर्माण करती है, अंड का। और वही ओवम जिससे स्पर्म मिलता है। ये जो ओवम है, इस ओवम से स्पर्म का फ्यूजन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं और एक शिशु का निर्माण होता है, एक जायगोट बनता है, एक नया शिशु बनता है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि प्यूबर्टी एज में हर फीमेल में मात्र एक फॉलिकल अपने आकार में चेंजमेंट करती है हर महीने, और हर महीने वो चेंजमेंट करती है तो क्या बनाती है? एक ओवम बनाती है, ठीक है। और उसी ओवम से फ्यूज होता है एक स्पर्म, ठीक है। हाँ, तो अब ध्यानपूर्वक समझना, इस कंसेप्ट को आपको समझना है क्या क्या कैसे डेवलप होता है। अब आप ध्यान देना, आपने एक हार्मोन पढ़ा था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन पढ़ा था ना। तो वही हार्मोन अब प्यूबर्टी एज में है ये फीमेल, तो होगा क्या? इसके अंडाशय में एक फॉलिकल थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये पुटक कोशिकाएं। इन पुटक कोशिकाओं में से एक पुटक कोशिका ये रही, ठीक है। ये पुटक कोशिकाएं, उनमें से एक पुटक कोशिका ने क्या किया? अपने आकार में डेवलप किया। तो इसको मैं बोल सकता हूं प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका। और ये प्राथमिक पुटिका कब बनती है? जब FSH हार्मोन इस पर क्रिया करे फॉलिकल पर। तो होगा क्या कि एक पुटिका अपने आकार में वृद्धि कर प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है। अब मैंने आपको बताया ना, एट लास्ट ये क्या बनाती है? एक ओवम बनाती है। एट लास्ट एक फॉलिकल क्या बनाती है? ओवम बनाती है। अब हमें तो इसको पूरे को क्रम वाइज समझना है। अब देखो, ये आपके पास प्राइमरी फॉलिकल है। इस प्राइमरी फॉलिकल के पास जो ये ऊपर का स्तर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का स्तर होता है। किसका होता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का स्तर होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर 350 से 400 फॉलिकल थी, उनमें से एक फॉलिकल ने क्या किया? FSH के प्रभाव से अपने आकार में वृद्धि की। तो सबसे पहले तो वो बनेगी क्या? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये अपने आकार में और वृद्धि करती है, अपने आकार में और वृद्धि करती है। और जब ये और वृद्धि करती है, इस प्रकार ये वृद्धि करती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? अब सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटिका, ठीक है। अब ये जो द्वितीयक पुटिका है, ये जो द्वितीयक पुटिका है, इस द्वितीयक पुटिका में कुछ चेंजमेंट होते हैं। वो चेंजमेंट क्या होते हैं कि ये जो आपको अंदर संरचना दिखाई दे रही है, ये प्राइमरी oocyte है, प्राथमिक अंड कोशिका। क्या है ये? प्राथमिक अंड कोशिका।
आप देखो मैंने बीच में भी एक संरचना बनाता हुआ चल रहा हूं। तो इसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल था जिसके अंदर है प्राइमरी oocyte। अब इसमें क्या चेंजमेंट हुआ कि जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है, इसमें फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा हुआ? फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होने से ये जो प्राइमरी oocyte थी वो बदल गई सेकेंडरी oocyte में, द्वितीयक oocyte में। और ये सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर एक आवरण है और इस पर एक और आवरण है इस प्रकार का, ठीक है। और इसकी संरचना कुछ ऐसी हो जाती है। तो जो प्राइमरी oocyte था द्वितीयक फॉलिकल के अंदर, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से ये प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो गया? सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया, ठीक है। और ये जो द्वितीयक पुटिका थी इसमें एक कैविटी का निर्माण हो गया। देखो ये आपको कैविटी दिखाई दे रही है, इस कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम। ये गुहा बन गई। और अब इस टोटल संरचना को हम बोलते हैं भैया ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि परिपक्व पुटिका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिपक्व पुटिका। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि परिपक्व पुटिका। तो आपको बात समझ में आ गई कि परिपक्व पुटिका क्या होगी। परिपक्व पुटिका एक ऐसी पुटिका होती है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, द्वितीयक oocyte, जिसको हम द्वितीयक अंडकोश का कहते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte तक बात समझ में आ गई आपको, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल तक। देखो सबसे पहले फॉलिकल थी, FSH के प्रभाव से ये प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो गई। प्राइमरी फॉलिकल ने अपने आप में और वृद्धि की, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो गया। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ? सबसे पहले तो एक कैविटी बनी, ये कोशिकाएं आपस में हटने लगी, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का जो स्तर था वो हटने लगा, जिससे एक कैविटी बनी जिसको हम एंट्रम कहते हैं। और जो प्राइमरी oocyte था उसमें फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन से ये सेकेंडरी oocyte बन गया, द्वितीयक अंडकोश का। और अब इस पूरी संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं, ठीक है। जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूं, ये हर पॉइंट आपको नोट्सों में लिखे हुए मिलेंगे। अब हुआ क्या नेक्स्ट नोट्सों में आपके मिलेगा लिखा हुआ आपको कि ये जो सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte के देखो यहां पे मैं बनाऊं, सेकेंडरी oocyte कुछ इस प्रकार है। ये सेकेंडरी oocyte है जो किसके अंदर है? पूरी ग्राफियन फॉलिकल के। तो इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक पारदर्शी आवरण होता है जिसको हम जोना पेलुसिडा का आवरण कहते हैं। ये पूरा oocyte है, द्वितीयक oocyte। इसके ऊपर जो आपको ये पारदर्शी आवरण दिखाई दे रहा है वो तो जोना पेलुसिडा का आवरण है। और इसके ऊपर एक और कठोर आवरण दिखाई दे रहा है आपको, वो कोरोना रेडिएटा का आवरण है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टोटल संरचना क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल। बात समझ में आ गई? इस सेकेंडरी oocyte। तो इस सेकेंडरी oocyte, या मैं इसको oocyte भी कह सकता हूं, अंड भी कह सकता हूं। इस अंड कोशिका के ऊपर एक पारदर्शी आवरण होता है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इसके ऊपर एक कठोर आवरण होता है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई?
आपको हर बात नोट्सों में लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, आप तो इसको समझने पे ध्यान दीजिए, फिर आप नोट्सों से इसको रिलेट करना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक बार इस सिस्टम को आप समझो कि ये किस किस प्रकार बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ग्राफियन फॉलिकल है। अब होगा क्या, मैं आपको बता दूं, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। तो एक पॉइंट बनता है कि स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं उनमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, देखो अंड का निर्माण होता है अंडाशय में, और मैंने ये कहा था कि एक फॉलिकल एक अंड बनाती है, और आपका अंड क्या है, यही है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं। ये किसके अंदर है भैया, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो समय आने पर, अब कब समय आता है वो हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। समय आने पर LH हार्मोन आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। याद करो, मैंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कार्य में बताया था, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो LH हार्मोन आकर इस परत को थोड़ा ढीला कर देता है, जिससे ये सेकेंडरी oocyte इससे बाहर निकल जाता है। जो सेकेंडरी oocyte है वो अंडाशय से बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है? देखो, ये सेकेंडरी oocyte था जो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया। इस प्रक्रिया को हम ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होगा कि ओवुलेशन के बाद, अब ये जो ओवम बना है ना, इसी के ऊपर तो ये मैंने बताया था कि इसके ऊपर एक आवरण जोना पेलुसिडा का और कोरोना ग्रेविटा का होता है, ठीक है। तो ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल थी, इसमें क्या चेंजमेंट होता है वो देखते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालने के बाद एक पीले कलर की संरचना में चेंज हो जाती है, येलो कलर की संरचना। कैसी संरचना? येलो कलर की संरचना, जिस संरचना को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब आपको पता चल गया कॉर्पस ल्यूटियम कब बनती है। कॉर्पस ल्यूटियम जब ग्राफियन फॉलिकल अपने अंदर से सेकेंडरी oocyte को निकाल देती है, या मैं ये कहूं कि जब ओवुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तब ग्राफियन फॉलिकल अपने अंदर थक्का जमाती है और पीले रंग की कोशिकाएं बनाती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का करता है श्रावण, और वो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? भ्रूण का इम्प्लांटेशन, आरोपण करवाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन तो निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से, एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में, और कॉर्पस ल्यूटियम निकालती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब आपको पता चल गया कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनेगी, क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम, अब आगे चलकर जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, अब आपको इसका सिस्टम अगले चैप्टर में समझना पड़ेगा कि जब फीमेल के ओवुलेशन हो गया, अब बात समझो, ओवुलेशन हो गया, अगर इसी समय मैथुन प्रक्रिया होती है तो स्पर्म इससे फ्यूज करेगा, और स्पर्म फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, और क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। और उस भ्रूण को आरोपण कराने के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? फिर कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा ना, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो भाई बताओ इसका कोई कार्य है का कॉर्पस ल्यूटियम का?
अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई फंक्शन नहीं होता है ना। और जब कॉर्पस ल्यूटियम का कोई फंक्शन नहीं होता तो ये निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है, जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो ये जो आपको पूरी मैंने प्रक्रिया इस अंडाशय में बनाई है वो पूरे 1 महीने का प्रक्रिया है, 1 महीने की। कब? प्यूबर्टी के बाद। और फीमेल में हर महीने यही प्रक्रम चलता रहता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रक्रम रुक जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये था हमारा क्या? ओवेरी, अंडाशय। अब मैं आपको एक बार नोट्स टाइप में इसको बता देता हूं, आप इसको मिला के देखना, नोट्सों में देखना, सारी चीजें आपको यही मिलेंगी जो मैंने आपको बताई है। देखो, स्त्रियों में बादाम शेप के 2 अंडाशय होते हैं, लंबाई चौड़ाई, 2 भाग कॉर्टेक्स मेडुला होते हैं, स्ट्रोमा में रुधिरवाहिनी पेशी तंतु कोटक कोशिकाएं होती हैं, है ना। फिर आप एक पॉइंट लिखेंगे कि इसमें जो अंड कोशिका होती है, या मैं कहूं कि जो ग्राफियन कोशिका होती है, ग्राफियन कोशिका जो अंड कोशिका का निर्माण करती है ना। और इस अंड कोशिका के ऊपर जोना पेलुसुडा का पारदर्शी आवरण और उसके ऊपर एक कठोर कोरोना रेडिएटा का आवरण होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल द्वितीयक oocyte को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया को हम ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। और ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल पीले रंग की संरचना में बदल जाती है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है, जो भ्रूण के आरोपण के लिए जिम्मेदार होती है ना। और आवश्यकता नहीं होने पर या निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो आप नोट्सों में देख लेना, आपको अंडाशय की संरचना के यही पॉइंट आपको मिलेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है, आपको विद थ्योरी विद डायग्राम इसको समझना है। ठीक है। एक बार मैं इसका डायग्राम और बना दूं, क्लियरली डायग्राम के सभी को रफ करके, है ना। एक बार इसको हम और समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आगे का अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब एक बार आप दोबारा ध्यान से समझना, मैं इसका बड़ा डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको क्लियरली हर चीज समझ में आए। ठीक है भाई। ये ओवेरी है, अंडाशय है, इसमें ये वाला जो भाग है ये आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, तंत्रिका तंतु दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है ना। अब आप समझना कि किसी एक फीमेल का प्यूबर्टी एज के बाद का ये ओवेरी है, तो उसमें ये बहुत सारे क्या हैं? फॉलिकल, ये फॉलिकल है, कोटिकाएं हैं। ठीक है। तो इनमें से क्या हुआ, एक फॉलिकल ने अपने आकार में वृद्धि की, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल अपने अंदर और चेंजमेंट करता है इस प्रकार। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। बन गई सेकेंडरी फॉलिकल। अब होगा क्या कि धीरे धीरे ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत है वो इस से अलग होने लग जाती है, और कुछ इस प्रकार की संरचना में ये बदल जाती है। देखो, जब इसमें ये धीरे धीरे हटने लगेगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की परत सेकेंडरी फॉलिकल के आगे की तरफ, तो ये एक कैविटी बन जाएगी।
इस कैविटी को आप क्या नाम दे रहे हैं? एंट्रम। ध्यान रखना इसको कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें ये जो है प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte था ये वाला, इसमें हुआ फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो ये किसमें चेंज हो गया? इसको मैं कह सकता हूं कि ये सेकेंडरी oocyte है। क्या है ये? सेकेंडरी oocyte। और मैं इस पूरी संरचना को क्या कह सकता हूं? ग्राफियन फॉलिकल। क्या कह सकता हूं मैं इस पूरी संरचना को? ग्राफियन फॉलिकल। ये हर महीने चलता रहता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल बन गई। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन सी मोस्ट संरचना है? सेकेंडरी oocyte। कब बना सेकेंडरी oocyte? प्राइमरी oocyte में जब फर्स्ट मियोसिस हुआ तब बना कौन? सेकेंडरी oocyte। और इसमें जो कैविटी बनी उसको क्या कहते हैं हम? एंट्रम कहते हैं। और टोटल संरचना को क्या कह रहे हैं हम? ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं, परिपक्व पुटिका कह रहे हैं। और ये परिपक्व पुटिका कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या करती है? LH हार्मोन के प्रभाव से इस सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। ये निकाल दिया सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte अब आप देखो अंडाशय से बाहर निकल रहा है तो ये कहां पर जाता है? उदर गुहा में, या मैं ये कहूं कि अंडवाहिनी में जाता है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोल सकते हैं? ओवुलेशन। क्या बोल सकते हैं? ओवुलेशन। और ये कौन है? सेकेंडरी oocyte। कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है ओवुलेशन की प्रक्रिया? LH हार्मोन की वजह से। और फिर आपके नोट्सों में एक पॉइंट इसका भी है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके ऊपर ये वाला जो पारदर्शी आवरण है वो जोना पेलुसुडा का है, और ये वाला जो आवरण है कठोर जो कोरोना रेडिएटा का आवरण है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे क्या होगा कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी सेकेंडरी oocyte को रिलीज करने के बाद एक पीले रंग की संरचना में बदल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रक्रिया यहीं पर रुक जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये आगे चलकर एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है, जिसको हम कॉर्पस एल्विकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्विकेंस कहते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरे ओवम सॉरी क्या पढ़ा रहा था मैं? ओवेरी। क्या पढ़ा रहा था? ओवेरी। तो ओवेरी के बारे में आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो टेस्टिस और एक ओवेरी। यहीं से क्वेश्चन बनता रहता है। अब आपसे वो केवल इतना पूछेगा कि ओवेरी की संरचना को समझाइए। 4 नंबर का चित्र, 4 नंबर का क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा कि एक तो मादा जनन तंत्र का चित्र बनाओ। अभी हम अगले लेक्चर में मादा जनन तंत्र का चित्र देखेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मादा का प्राथमिक जननांग कौन सा है 1 नंबर का, तो आप लिख देंगे अंडाशय। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन करेगा कि अंडाशय की आंतरिक संरचना को समझाइए, ठीक है। अब आंतरिक संरचना में आपको क्या लिखना है? मुख्य पॉइंट लिखने हैं कि भाई अंडाशय जो होता है उसमें परिपक्व पुटिका होती है जो अंड का निर्माण करती है, ठीक है। और इस अंड के ऊपर, या मैं सबसे पहले आप यहां से भी बना सकते हैं कि पुटिका FSH के प्रभाव से अपने आकार में वृद्धि कर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है।
इस ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन की वजह से ओवुलेशन करवाता है सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर पारदर्शी आवरण जोना पेनिसुला का और उसके बाहर आवरण कोरोना रेडिएटा का होता है। फिर आप लिखेंगे कि ये ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है, जिससे भ्रूण का आरोपण होता है, और निषेचन नहीं होने पर ये आगे चलकर कॉर्पस एल्विकेंस में बदल जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये थी हमारी क्या ओवेरी की स्ट्रक्चर। एक बार आप इस डायग्राम को देखना और फिर आप नोट्सों को देखना, ठीक है? आपको हर बात समझ में आ जाएगी क्लियर कि भाई किस लाइन का क्या मतलब है। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। कल हम अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और एक बार कल इसको रिवाइज भी कर लेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक।